नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार होंगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में कल आयोजित 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू होने के साथ ही ये योजना समूचे देश में लागू। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में शनिवार तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान में 8 स्वर्ण के साथ 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई प्रतियोगिता जीती। और आज बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश का मुकाबला मुंबई से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस विदेशी समाजसेवी का नाम बताएं जिसने भारत में स्वदेशी और खादी का प्रचार किया। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें राजमुंदरी और वेल्लोर में कई अवसरों पर गिरफ्तार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्गरेट ई कजिन्स। महिलाओं के मताधिकार की समर्थक के नाते उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड में कई बार जेल जाना पड़ा। भारत में उन्होंने राजनीतिक बैठकों में प्राधिकारियों के भाषणों की आलोचना की। 21 मई 1930 को उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में हिस्सा लिया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर कानपुर से ऋषि चक्रवर्ती। मेरा नाम ऋषि चक्रवर्ती है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी में मुझे विजेता चुनने पर मैं आकाशवाणी का सहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कहूंगा कि आज आकाशवाणी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसमें खेल कूद, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कई मुद्दों पर विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। आने वाले समय में आकाशवाणी खूब आगे उन्नति करे, इसकी मैं कामना करना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 27 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार महिला जनजातीय उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई। सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि प्रत्याशी के रूप में कोई भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए। महिला को हमको स्थान देना चाहिए। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें पहली बार कोई ट्राइबल को एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है।
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वे संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार काम करेंगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल ने कहा कि वे समर्थन जुटाने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों से संपर्क करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 18 तारीख को कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, निर्धन, शोषित और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उन्हें बेहतर प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनजातीय गौरव नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सुश्री मुर्मू ने जनजातीय समाज में शिक्षा के बारे में जागरूकता के प्रसार और जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जनसेवा के जरिए अपनी विशेष पहचान बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू अपने प्रशासनिक गुणों और विनम्रता के लिए जानी जाती हैं तथा वे गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की भलाई के लिए काम करती रही हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का नामांकन मोदी सरकार के समावेशी विकास और समृद्धि के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इन दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि श्री सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बताया कि श्री यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट और गहरा हो गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार 2019 में सत्ता में आने के बाद से सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। वरिष्ठ शिवसेना नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 40 के समर्थन का दावा किया है। वे कल कुछ बागी विधायकों को लेकर सूरत चले गए थे। आज सुबह विद्रोही विधायकों को सूरत से गुवाहाटी पहुंचा दिया गया है। दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बचने के लिए श्री शिंदे को शिवसेना के कुल विधायकों में से 2/3 की जरूरत होगी और ये संख्या 37 बनती है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गंभीर संकट में है और आज सुबह शिवसेना तथा कुछ निर्दलीय विधायकों का एक बड़ा गुट गुवाहाटी में पहुंचने के कारण ये संकट और गहरा हो गया है। ये गुट देर रात सूरत से एक विमान में गुवाहाटी रवाना हुआ। आज सुबह संवाददाताओं समेत बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके साथ 40 विधायक है और अन्य 10 विधायक उनके गुट में शामिल होंगे। इससे पहले कल शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधानसभा के विधायक दल के नेता के पद से हटाकर वरिष्ठ शिवसेना नेता अजय चौधरी को इस पद पर नियुक्त किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज दोपहर एक विशेष बैठक बुलाई है, लेकिन पार्टी के बहुसंख्य विधायक राज्य के बाहर पहुंचने के कारण शिवसेना का संकट गहरा हुआ है। आज का दिन शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा और इसका असर राज्य के महाविकास आघाड़ी सरकार के अन्य विधायकों के मनोबल पर होने की आशंका है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच उद्धव ठाकरे के समर्थक शिवसेना विधायकों को किसी दबाव से बचाने के लिए मुंबई के निकट लोअर परेल के एक होटल में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से चीन की मेजबानी में हो रहे 2 दिवसीय 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इस दौरान बहुस्तरीय प्रणाली, कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंच की बैठक में उद्घाटन भाषण देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ बातचीत करेंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी और इसे मजबूत करने के उपायों पर विचार होगा। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
श्री रिचर्ड मार्लेस 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। कल उन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जून 2020 से व्यापक रणनीतिक भागीदारी है और रक्षा सहयोग इस भागीदारी का प्रमुख स्तंभ है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा का नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार होंगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में कल आयोजित 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू होने के साथ ही ये योजना समूचे देश में लागू। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में शनिवार तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान में 8 स्वर्ण के साथ 17 वर्ष से कम उम्र की एशियाई प्रतियोगिता जीती। और आज बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश का मुकाबला मुंबई से। असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है और इसके साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में किसी भी स्थान पर प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी उचित दर की दुकान से रियायती दर पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से लाभार्थियों, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान प्रवासी लाभार्थियों को रियायती दर पर अनाज सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इस योजना को बाधा रहित और त्वरित बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ये ऐप लाभार्थियों को कई तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है और ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव अनिल पुरी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना अग्निवीरों के लिए 25 जून को भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से आईएनएस चिल्का पर होगा। भारतीय नौसेना ने कहा है कि अग्निवीरों को 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश स्तर पर योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। एयर मार्शल ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। इनके नंबर हैं 011-2569-9606 और 011-2569-4209। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 26वें राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज से 4 दिन की यात्रा पर रवांडा में किगाली के लिए रवाना होंगे। वे इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर विचार करेंगे। भारत राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक योगदान करने वाले देशों में से एक है
और इसने इस संगठन को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के साथ सहयोग प्रदान किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें उन अज्ञात कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है जिन्होंने संगीत में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्यों और वादकों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें सड़कों पर संगीत वाद्य प्रदर्शन करने वाले और रेलगाड़ियों में मनोरंजन करने वाले कलाकार भी शामिल हैं। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े पावन स्थलों की दिव्य श्री रामायण यात्रा के लिए पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि ये भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी ने 18 दिनों की पहली रामायण यात्रा आरंभ कर दी है। बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज मुंबई का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है, जबकि मुंबई 42वीं बार ये टूर्नामेंट जीतने का प्रयास करेगा। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में मुंबई की टीम ने सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के साथ खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने दोनों ही पारियों में शतक लगाया था। उधर मध्य प्रदेश की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में बंगाल को आसानी से हरा दिया था। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल की शेष 7 भार वर्ग श्रेणियों में मुकाबला आज होगा। हॉकी इंडिया ने 1 जुलाई से नीदरलैंड्स और स्पेन में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यों की भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारत को ग्रुप बी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चीन शामिल हैं। भारत 3 जुलाई से इंग्लैंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। गोलकीपर सविता भारतीय महिला टीम की कप्तान होंगी। दीप ग्रेस इक्का को उप कप्तान बनाया गया है। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कल क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरा स्थान हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति 712 अंक हासिल कर ब्रिटेन की एला गिब्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। ज्योति के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय महिला टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। और आइए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी जन्मभूमि 22 जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। हम इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन करते हैं।
22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। दामोदर पहिला क्रांतिकारी, लढाईची करतो तयारी, मर्दाची मर्दनगी कारी, हजी मर्दाची मर्दनगी कारी, हजी। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार देश के इन वीर सपूतों को नमन करता है। जो देश पे मर मिट गए वो तो देश दीवाने थे, और जिन्होंने झंडा फहराया था कि वो असली मर्दाने थे। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और राम स्वरूप को भी याद करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अंबाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई। देश के इन वीर सपूतों को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। असम में पिछले 8 दिन से भीषण बाढ़ का प्रकोप जारी है। 32 जिलों में 5,500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 55 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 7 और लोगों की मौत हुई और 1 व्यक्ति लापता है। पिछले कई दिन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में भी बाधा आई है। असम सरकार की बिजली मंत्री नंदिता गारलोसा ने बताया कि लोगों की सुरक्षा और बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है। हम लोग कोशिश कर रहा है कि पब्लिक को कहीं दुर्घटना ना हो और APTCL की तरफ से जितना भी करंट का फैसिलिटी हो वो जितना हो सके वो करके रखा है। तभी भी कई एरियाज में हम लोग ने डिस्कनेक्ट करके रखा है। ऑलमोस्ट इन गुवाहाटी पावर्स हैज बीन रेस्टोर्ड।
मौसम विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में शनिवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। समुद्री हलचल और तेज पश्चिमी हवाओं के कारण कोंकण क्षेत्र से लगे कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होगी। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने समूचे तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच दिल्ली में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई में तेज बारिश और कोलकाता में हल्की बारिश का अनुमान है। चेन्नई में बारिश के साथ आंधी आ सकती है। श्रीनगर और जम्मू में भी बारिश के आसार हैं। लेह और गिलगित में वर्षा होने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिलंग, अगरतला, गंगटोक और आइजोल में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है या गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आप कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के सामने संकट आज अधिकांश अखबारों की बड़ी सुर्खी बना है। अखबारों ने लगातार बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को अपने आकलन के अनुसार दिया है। जनसत्ता ने इसे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत बताया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, उद्धव सरकार की अग्नि परीक्षा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नाम तय किए जाने का समाचार भी सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। साथ ही विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा की चुनौती और मौजूदा समीकरण विस्तार से पहले पन्ने पर है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस वक्तव्य को कि बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी, अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। कल योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा चित्र सहित मुख्य पृष्ठ पर है। लोक सत्य ने लिखा है, आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ के बीच किया सूर्य नमन। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा काम्बोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने की खबर भी राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने पर है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल बारिश की फुहारों से तापमान में कमी और वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड करने की खबर लोक सत्य में है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दिल्ली में 27 को दस्तक देगा मानसून। हिन्दुस्तान लिखता है, देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से कम बारिश। शेयर बाजार में कई दिन के बाद आया उछाल भी पहले पन्ने पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार होंगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में कल आयोजित 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू होने के साथ ही ये योजना समूचे देश में लागू। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में शनिवार तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी और एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।